हेलो। यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे, मालवाड़ी किसने शुरू की थी? हार्ट मैकेंजी ने। और रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी? अलेक्जेंडर रेड। और जमींदारी कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। मतलब हम देख चुके थे कि इकोनॉमिकली भारत को कैसे परेशान किया अंग्रेजों ने। आर्थिक तौर पर ये सारे बहुत सारे कर लगा लगा कर इस तरह से इनको भारत में इन्होंने इकोनॉमिकली अपना शासन किया। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। मतलब कुछ व्यक्तित्व ऐसे आए थे जिन्होंने भारत की जो है स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बदल दिया और भारत में बहुत सारे अच्छे काम किए। उनके बारे में देखते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय ये वो नाम है जिसे भारत का आधुनिक पुरुष कहा जाता है। भारत का आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। यहाँ से क्या है कि अब जो हिस्ट्री शुरू होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें फैक्ट है। मतलब अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, और नहीं तो मतलब सिर्फ डेट याद करनी है, उसने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया, उसको क्या किया। मतलब सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते जैसे याद करने सीधे ऐसे आएंगे। इसको मैं पहले नोट्स के हिसाब से क्लियर कराऊंगा, उसके बाद में एक और रिवीजन, एक और नोट्स है उसके हिसाब से हो जाएगा। पहले मैं जो इस नोट्स में है उसके हिसाब से पूरी हिस्ट्री कराऊंगा। तो राजा राम मोहन राय 1828 में इन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सीधा ऐसे पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 में की। ये एक ईश्वरवादी थे, मतलब कि ये एक ईश्वर को मानते थे। मतलब भगवान अल्लाह और मतलब सब कुछ मिला के ये मानते थे कि कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर है सबका। एक ईश्वरवादी थे ये मूर्ति पूजा वगैरह इन सब में विश्वास नहीं करते थे। 1829 में इनकी सहायता से इन्होंने 1829 में राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किसकी सहायता से किया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था सती प्रथा का अंत। इनके बारे में बताया जाता है कि ये मतलब हर धर्म की किताब पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे बाहर। और इनके फोटो वोटो देखें तो कैप वैप लगा के जेंटलमैन की तरह, एकदम अंग्रेजों की तरह, हाथ में सिंगार लेके, मतलब आधुनिक पुरुष, मतलब मॉडर्न क्या बोलते हैं इसे, मॉडर्न पर्सन ऑफ इंडिया बोलेंगे शायद, जो भी बोलते हैं, मतलब आधुनिक पुरुष बोलते हैं इसे भारत का, राजा राम मोहन राय को। हुआ क्या है, जैसे भारत में चला हुआ था सती प्रथा के बारे में बताते हैं कि मतलब पुराने जो पुरोहित वगैरह थे, पंडित वगैरह थे, वो बोलते थे कि वेदों में लिखा हुआ ये हिंदू धर्म का एक रिवाज है सती सिस्टम, मतलब कि पति के मरने के बाद पत्नी को सती कर दिया जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ने इस पर तर्क किया। इन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई भी धर्म अपने धर्म में लिख ही नहीं सकता कि किसी आदमी के मरने पर कोई दूसरा आदमी मर जाए। तो इन्होंने कुरान पढ़ा, उसके बाद में पूरा वेद पढ़े, सब कुछ पढ़े, और उनको एक पास रख लिया और सारे पंडित और सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि बताओ कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि मतलब सती सिस्टम हिंदू धर्म का है। तो ये हर बात में तर्क करते थे और इन्होंने इनकी सहायता से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और इन्होंने कहा, ठीक है आगे चलते हैं, अगला आएगा हमारा ये जो ब्रह्म समाज था। आगे चल के 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर इसके अध्यक्ष बनाए थे। राजा राम मोहन राय इसके अध्यक्ष थे पहले। तो 1828 में इसकी स्थापना। ब्रह्म समाज के बारे में दो चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। ब्रह्म समाज में क्या हुआ कि 1828 में कौन अध्यक्ष बने थे? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करती थी। इसके बाद में, इनके बाद में, राजा राम मोहन राय के बाद में अध्यक्ष बने थे द्वारकानाथ टैगोर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था ब्रह्म समाज का, और उसके बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर को बनाया गया था। तो ये दो अध्यक्ष याद रखने, बाकी और भी है इसमें, ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है तो उसे छोड़ देंगे। बाद में ये ब्रह्म समाज दो पार्ट में टूट गया था, भारतीय ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के जो अध्यक्ष बन गए थे वो केशव चंद्र सेन बन गए थे। इसके बारे में और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत, चलो बता देता हूँ एक बार। द्वारकानाथ टैगोर अध्यक्ष बनाए, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में केशव चंद्र सेन को अध्यक्ष बना दिया गया था। किसका? ब्रह्म समाज का। तो इन्होंने क्या किया, पहले ब्रह्म समाज में सिर्फ हिंदू धर्म शामिल होता था। जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई थी ब्रह्म समाज, उसमें हिंदू धर्म ही सिर्फ, इसमें हिंदू लोग ही शामिल होते थे ब्रह्म समाज में। तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि इसमें अन्य धर्म के लोगों को भी शामिल करने लगे। उन्होंने कहा कि हमें अन्य धर्म का भी विकास करना चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए, सब करने लगे।
तो इसका विरोध किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो इनसे पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो 1866 में ये दो पार्ट में टूट गई। एक तो खाली ब्रह्म समाज जो पीछे से चली आ रही थी राजा राम मोहन वाली, वो ब्रह्म समाज, और इन्होंने अपनी अलग ब्रह्म समाज बनाई केशव चंद्र सेन ने, भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से, और खुद उसके अध्यक्ष बने थे केशव चंद्र सेन। और इसमें ये जो है दयानंद सरस्वती बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब का विरोध करते थे, मतलब बचपन में विवाह नहीं करेंगे। इसमें हुआ क्या, जो भारतीय ब्रह्म समाज थी, इसके केशव चंद्र सेन की लड़की थी 13 साल की, और उसने एक राजा से विवाह कर दिया था अपनी 13 साल की लड़की का। तो इस पर बहुत सारा विरोध हुआ, और फिर ये भी दो पार्ट में टूट गई। एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये जो भारतीय ब्रह्म समाज में, और एक साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। जो साधारण ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो इसने स्थापित की थी केशव चंद्र सेन ने, वो उसका अध्यक्ष रहा। उसके बाद में शिवनाथ सेन। इनको सारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और उनके बाद जो अध्यक्ष बने थे द्वारकानाथ टैगोर, और उनके बाद बने थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और उनके बाद बने थे केशव चंद्र सेन। उसके बाद में इसमें बहुत सारी गड़बड़ हो गई। इसको राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता और भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है इन्हें, आधुनिक भारत का पिता और भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को। इसके बाद में अगला व्यक्तित्व देखते हैं हम, हमारे आए थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। इन्होंने क्या किया, जैसे 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, इनमें कंफ्यूजन भी होता है, मैंने बताया फैक्ट है, सीधे याद रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने क्या किया 1875 में, उनकी 1828 में थी, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये प्रतियोगिता वगैरह होती रहती हैं, तो वहाँ पे आर्य समाज के बारे में पूरा दिया रहता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में, गांव वगैरह में। तो मैंने आर्य समाज दिया है, ये इसके कई सारे वो भी मिलते हैं, अवार्ड वगैरह मिलते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने 1875 में मुंबई में। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की, मुंबई में की। और कब की, 1875 में की दयानंद सरस्वती ने। ये इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था। क्या चलाया था इन्होंने, शुद्धि मूवमेंट। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ज्यादा। इसको बोलते हैं 7 नालों का तमंचा। सत्यार्थ प्रकाश को 7 नालों का तमंचा बोलते थे। ये चलाई थी किसने, दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश बुक थी इनकी, दयानंद सरस्वती की। शुद्धि मूवमेंट क्या था, शुद्धि आंदोलन क्या था, कि इन्होंने कहा कि ये जो धर्म बन गए थे नए नए, मतलब आज के टाइम पर जो चल रहा है घर वापसी, कि कोई आदमी जैसे मुस्लिम है और वो हिंदू बनना चाह रहा है, तो उसकी घर वापसी हो रही, मतलब हिंदुओं से टूट टूट के मुस्लिम बने थे हिंदुओं में से ही, तो उसकी घर वापसी, मतलब उसका शुद्धि मूवमेंट होता था, उसे नहलाते धुलाते थे और फिर दोबारा से हिंदू धर्म में अपना लेते थे। ये भी इन्होंने शुरू किया था, दयानंद सरस्वती ने। अब क्वेश्चन आता है स्वराज। हमें सिर्फ एक ही आंसर याद रहता है, जैसे आता है स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का नारा है। सिर्फ यही याद है हमें, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए सीधा बाल गंगाधर तिलक लगाते हैं, लेकिन इसके लिए आंसर अलग अलग होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार स्वराज शब्द का, स्वराज का मतलब क्या है, स्वयं का राज। बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता, भारत में आंदोलन चलते रहे स्वराज के लिए, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, मतलब हम नहीं चाहते कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर राज करे। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। अगर क्वेश्चन ऐसे है, तीनों क्वेश्चन सीजीएल ने पूछे हैं, एसएससी ने पूछे हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर ऐसे पूछा जाए कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस एक संस्था बनी थी 1885 में, उसके बारे में भी देखेंगे। 1885 में कांग्रेस संस्था बनी थी, उसके मंच से, कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले 1906 में कोलकाता अधिवेशन में, 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस एक कमेटी थी, एक समूह था, एक ग्रुप था, एक पार्टी थी, जिसके अध्यक्ष, जिसकी जो मीटिंग हो रही थी उसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता में। वहां पर पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। अगर क्वेश्चन आए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज का नारा किसने दिया, तब आंसर लगाना है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
जिंदाबाद, हमें पता रहता है कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने, भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है भगत सिंह लगा देते हैं। तो शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, इसका इंकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया था हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी ने। इंकलाब शब्द का प्रयोग पहली बार मोहम्मद इकबाल, मतलब इंकलाब जिंदाबाद ये दो शब्द हैं, इन दोनों का प्रयोग पहली बार किसने किया था? हसरत मोहानी ने। और खाली इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन हमारे पेपर में एक ही आया बस कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही अब हम दयानंद सरस्वती देख रहे थे, इसको थोड़ा सा हट गए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई में, ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। उसके बाद देखते हैं हम, इन्होंने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। ये बात किसने कही थी? भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। इतने मतलब इनका मानना था कि बाहर का शासन कितना भी अच्छा हो, मतलब कि बाहरी अगर कोई हमारे ऊपर शासन कर रहा है और वो हमें सोना चांदी धन दौलत सब कुछ दे रहा है, और हमारे यहाँ का कोई राजा, मतलब देसी राजा अगर कोई शासन कर रहा है और वो हमें मार पीट रहा है, तो मैं उस देसी राजा को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वो हमारा अपना है उस विदेशी से ज्यादा, चाहे वो मारे पीटे। मतलब ये सुशासन के ज्यादा करीब थे, ये मतलब मानते थे कि हमारा अपना शासन ज्यादा अच्छा होता है दूसरों से। भारत भारतीयों के लिए, ये भी किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया, भारत भारतीयों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद में वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? पता है कंफ्यूजन हो जाता है, एक बार इंग्लिश में लिख के पूछ लेते हैं, वो कभी हिंदी में, वो कभी बैक टू द वेदास, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की बैक टू द वेदास का मतलब क्या है। मतलब इंग्लिश में बोलें तो बैक टू द वेदास, या हिंदी में बोलें तो वेदों की ओर लौटो। मतलब ये कहते थे कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसकी तरफ चलो, वेदों की ओर लौटो। इसका नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और भारत भारतीयों के लिए, ये भी किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती की समाधि कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर राजस्थान में इनकी समाधि है दयानंद सरस्वती की। इसके बाद में एक महान व्यक्तित्व और आते हैं हमारे, जिनकी याद में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में सब जानते ही हैं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनका एक क्वेश्चन है सबसे पहला कि इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन का नाम इनका क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और ये बहुत ही एक प्रकार से जिज्ञासु टाइप के स्टूडेंट है, हर चीज में ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछने वाले ज्यादा थे। स्वामी विवेकानंद इनको बचपन में क्या था कि भगवान की खोज थी, कोई भी बाबा मिलता था, कोई मांगने वाला मिलता था, उसी को पूछते हैं भगवान कहाँ मिलेगा, कैसा है भगवान, तेन देखा है ये, मतलब ऐसे पूछते रहते थे। तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही आध्यात्मिक आदमी थे, और वो भी भगवान की खोज के लिए ही निकले हुए थे, रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया जाता है कि एक बार उनको बताया गया कि कैसे मिलते हैं भगवान, तो कि अगर तुम गोपी बन जाओ और वृंदावन में और ऐसे मतलब लेडीज बन के भगवान की पूजा करो तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक मतलब मान लिया था लेडीज की तरह, और वो ऐसे ही करने लगे थे, और उनके अंदर जो सिम्टम्स भी आने लगे थे। छोड़ो से जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके पास में गए और उनसे भी यही क्वेश्चन था विवेकानंद का, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम तुम्हें भगवान दिखा देंगे। विवेकानंद से कहा, विवेकानंद ने उनको गुरु बना लिया अपना, और ऐसा माना जाता है कि कुछ दिन बाद में स्वयं विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को साक्षात काली माँ, वो काली माँ की पूजा बहुत ज्यादा करते थे, काली माता के दर्शन हुए दोनों को, ऐसा माना जाता है, एक प्रकाश की अनुभूति हुई। अब जो भी है रामकृष्ण परमहंस, हाँ, इनके बारे में बताया जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई जब काली माता के दर्शन हो गए, उस प्रकाश की अनुभूति हो गई। इसके बाद में ये सभाएं करने लगे, लेकिन कोई लोग ही नहीं आते थे, कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि भारत में क्या है कि जादू दिखाओगे तो कोई आएगा भी, चमत्कार चाहिए सबको कि हाथ ऐसे किया तो जल आ गया, और ये जादू चाहिए सबको। तो ऐसा जादू तो कुछ था नहीं विवेकानंद के पास। तो इनको मौका मिल गया शिकागो जाने का, भारत की तरफ से अमेरिका में है शिकागो,
वहाँ पे गए ये 1893 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जो शिकागो में ऐसे बोलते हैं कोई कि 4 दिन 0 पे बोले, 7 दिन 0 बोले, जितने भी दिन बोले वहाँ पे इन्होंने 0 पे भाषण दिया था 1893 में शिकागो में, अमेरिका में। और उसके बाद में ये जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं भाइयों और बहनों, वहाँ पे सब चल रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वहाँ पहली बार जो वर्ड्स नरेंद्र मोदी आज बोलते हैं वो यही विवेकानंद के द्वारा ही बोले गए थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों। 1893 में शिकागो अधिवेशन में वहीं पे मतलब इतने फेमस हो गए थे ये, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। ये कुछ मेन व्यक्तित्व थे, इनके बारे में अभी हम और देखेंगे दोबारा से। हम आगे इस नोट्स में कुछ एडिशन ऐड किया है उन्हें, तो ये सारा रिवाइज होगा। खाली अभी हम एक बार अपना जो है टारगेट है वहां तक पहुंचने के बाद में। उसके बाद देखते हैं हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। बहुत ही निर्णायक विद्रोह हुआ ये भारत का। इसमें अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी। एक प्रकार से अंग्रेजी जो कंपनी शासन था, कंपनी शासन को समाप्त कर दिया और सीधा अंग्रेज सरकार का जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसका शासन स्थापित कर दिया भारत में। एक भयानक और बहुत ही मतलब खतरनाक युद्ध था ये। इसके बारे में बताया जाता, बहुत लाखों लोग मरे इसमें, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती क्योंकि इसके बारे में कोई भी रिटेन उस टाइम का कोई लेखक या जो भी है, मतलब क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। कोई तो कहता है कि ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो भी हो, कुछ लोग कुछ जो इतिहासकार मानते हैं कि ये एक सुनिश्चित मतलब पहले से योजना बनाकर किया गया विद्रोह था, लेकिन जो भी हो हम इसे देखते हैं इसमें हुआ क्या था। पहले यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद एक नोट से देखते हैं। मंगल पांडे मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है आमिर खान की। मंगल पांडे थे बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, एक आर्मी मतलब की सेना में शामिल थे, अंग्रेजों की सेना में। अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिक भी शामिल थे, तो मंगल पांडे भी शामिल थे अंग्रेजों की सेना में। पश्चिम बंगाल में तैनात थे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट से। एक एक शब्द से क्वेश्चन आया है कि कहाँ पे तैनात थे मंगल पांडे, कौन सी रेजिमेंट में थे, तो 34वीं रेजिमेंट में थे, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में तैनात थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट जनरल था बाग, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी मंगल पांडे ने। क्यों कर दी? क्योंकि उस टाइम पे बताया जाता था, तत्कालिक कारण जो वहाँ पे बताया जाता तुरंत का तुरंत, मतलब जिसने इस विद्रोह को एक साथ मतलब एक चिंगारी देने का काम किया वो था चर्बी लगे कारतूस, मतलब कि जो कारतूस यूज हो रहे थे वहाँ पे। रॉयल फील्ड करके राइफल थी, नई राइफल आई थी अंग्रेजों की, और उसमें कारतूस लगाए जाते थे, उनके ऊपर चर्बी लगी हुई थी। तो पहले वो मुंह से काटना पड़ता था और उसमें पता चला था कि उसमें चर्बी में क्या था, गाय और सुअर का मांस। सुअर मुस्लिम लोग भी इनकी अंग्रेजों की सेना में शामिल थे, गाय को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस टाइम पर धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, आज जैसे ओपन माइंडेड लोग नहीं थे। तो उन्होंने कहा ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं अंग्रेज। इससे पहले भी बहुत सारे सैनिक विद्रोह हुए हैं जिनको दबा दिया गया था। 1806 में भी एक सैनिक विद्रोह हुआ था जिसमें क्या था, सिख जो सैनिक थे उनसे कहा गया कि पगड़ी नहीं पहनोगे, कड़ा नहीं पहनोगे और तो हैट लगाओगे, जो अंग्रेजों वाला टोपा था वो लगाओगे। उसके ऊपर भी विद्रोह हुआ था, उसको भी इन्होंने दबा दिया गया था। ऐसे विद्रोह होते रहे थे, लेकिन इसने बहुत ज्यादा एक प्रकार से आग पकड़ ली। तो मंगल पांडे ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे लगे कि 1857 में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? तो पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे ही था, जो शहीद हुआ था। और ये मंगल पांडे था कहाँ का? यूपी में एक जिला है बलिया का था मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश का। ठीक है जी। अब देखते हैं हम 1857 के बारे में। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब विद्रोह हुआ था उस समय पर इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? 1857 कहने का मतलब है 1857 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। उस समय पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन याद रखने, ऐसे ही लिखा है गैजेटेड कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड की कंपनी तो शासन कर रही थी भारत में, तो वहां से देखा जाएगा तो पामर्स्टन था 1857 के समय।
और भारत में जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, यानी वो जो कंपनी का था वही भारत का था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय पर ये हुआ था 1857 का विद्रोह। 1856 तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बाद में कैनिंग आ गया था। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। और जो भारत में मुगल शासन चल रहा था, लास्ट में मुगल ही थे, मुगलों के बाद ही तो अंग्रेज आए। तो उस समय सम्राट कौन था मुगल? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये बूढ़ा 80 साल का सुल्तान था, सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान था, सिर्फ लाल किले का सुल्तान था, यहाँ पे बैठा रहता दिल्ली में, बहादुर शाह जफर। तो तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में इस विद्रोह को राष्ट्रीय द्रोह, मतलब कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो आता है कि एक ऐसा अंग्रेजी आदमी था जिसने कहा था कि ये छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरे भारत का विद्रोह था। किसने कहा था? ये बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने। ये ब्रिटिश में रूढ़िवादी दल का नेता था, मतलब एक प्रकार से मान लो केजरीवाल था, जैसे कि बीजेपी की सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की, मतलब ये विपक्षी नेता था। ब्रिटेन में जिसकी सरकार चल रही थी उसका विपक्षी था ये। तो इसने कहा था कि ये छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? ये बेंजामिन डिज़रायली ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसमें कहा था सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। उन्होंने कहा था सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था ये, टी.आर. होम्स ने कहा था ये। अगला जो भारत की पुस्तक आती है, पुस्तक पूछी जाती है, भारतीय लेखक थे उस टाइम पर जिन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी इस 1857 विद्रोह के बारे में। उन पुस्तक को हर बार पूछा जाता है। सबसे पहली पुस्तक है द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि भारत का स्वतंत्रता युद्ध। तो इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने लिखी हुई किताब है, कई बार पूछी गई है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे देखते हैं हम द सेपोई म्यूटनिंग रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, मतलब कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। किसने माना था? ये आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार की बुक है ये। और 1857 करके एस.एन. सेन की है ये जो बुक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1857 एस.एन. सेन। द ग्रेट रिवेलियन मतलब वो महान विद्रोह था, तो किसने कहा था? अशोक मेहता ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। अब इसके कारण देखते हैं, मतलब ये हुआ क्यों था। सिर्फ इसके कारण यही नहीं थे कि कारतूस, चर्बी वाले कारतूस इसको डिटेल में पढ़ें तो बहुत ही भयानक विद्रोह था एक प्रकार से। और पूरे भारत का मतलब अलग अलग जगह पर, दक्षिण भारत तक बहुत जल्दी ये पूरे देश में फैल गया था। राजनीतिक विद्रोह इसका देखें तो सबसे ज्यादा था जो बहादुर शाह जफर था, जो मुगल बादशाह था, उसको ये पूछते नहीं थे अंग्रेज, उसका अपमान करते थे। और जो नीतियां बताई इनकी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जो इन्होंने इकोनॉमिकली नीतियां जो अभी हमने पढ़ी थी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी जमींदारी प्रथा, ये जो प्रथा लगा रखी थी, इससे किसानों में बहुत ज्यादा विद्रोह था, इनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। इसका भी कारण था कि एक साथ इसमें मतलब किसानों ने भी विद्रोह कर दिया एक साथ। और जो इन्होंने हड़प नीति जो चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने, वो भी इसका एक कारण थी, राजनीतिक कारण में देखा जाए तो। और जो सती प्रथा बंद हुई थी, जो पादरी वर्ग थे, मतलब पादरी का मतलब क्या है बोला जाए तो जैसे पंडित वर्ग थे या कुछ वैसे लोग थे जो ज्यादा धर्म को मानते थे, उन्हें लगा कि इन्होंने हमें बंद करनी चाहिए थी, अंग्रेजों ने बंद क्यों की, इन्होंने हमारे धर्म में आकर ऐसे किया वो किया। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो शुरू किया था वो भी इसका कारण था। सामाजिक कुरीतियों को जैसे कन्यावध बंद कर दिया था, बाल विवाह, बहुत सारे कारण थे इनके। और सैनिक विद्रोह सैनिकों ने क्यों किया था? सैनिकों ने 1800 मैंने बताया था अभी, प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में बेल्लौर में हुआ था। 1806 में बेल्लौर में भी हो चुका था एक बार विद्रोह, लेकिन चमड़े का हैट पहनने के लिए कहा गया था, उसको क्या कर दिया था इन्होंने, दबा दिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद में देखें हम विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में पांडे नामक सैनिक ने विद्रोह कर अपने एडजुटेंट की हत्या कर दी थी, बताया था। कैप्टन बाग को गोली मार दी थी इन्होंने, लेफ्टिनेंट बाग को 29 मार्च को, और इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। उसके बाद में जैसे इनको फांसी दी गई थी, विद्रोह शुरू हुआ था हमारा मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को इस विद्रोह में आग लग गई थी एक प्रकार से, मतलब कि वहां पर सैनिकों ने भारत की
जो भारतीय सैनिक थे वहाँ पर उन्होंने सारी मेरठ छावनी जितनी थी सारे अंग्रेजों को मार दिया वहाँ पे और सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये विद्रोह शुरू हुआ था चर्बी वाले कारतूसों के वजह से, लेकिन इसमें ना लास्ट तक भारतीयों ने वही कारतूस और वही बंदूकें यूज की और खूब चर्बी वाले कारतूस अपने मुंह से काट काट के अंग्रेजों पर दागे। क्योंकि विद्रोह का कारण सिर्फ ये नहीं था कि अगर डिटेल में देखा जाए, इसके पूरा पढ़ने के बाद देखा जाए, मैंने जो अभी एक बुक पढ़ी थी इसके लिए 1857 की, तो उसमें बताया गया कि इस विद्रोह में सबसे ज्यादा उन्हीं कारतूसों का उन्हीं बंदूकों का यूज हुआ था जिनके ऊपर ही शुरू हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। इसका कारण था भारत में एक प्रकार से स्वतंत्रता की आग लग चुकी थी भारत की। यहाँ पर बाहर से एक बुक्स पढ़ते थे लोग, बहुत ज्यादा देखते थे कि स्वतंत्रता आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे। तो उनमें एक तरह से था कि हम अंग्रेजों को कैसे भगाएं। उनको ये नहीं था कि हमारा धर्म जा रहा है या वो हो रहा है, एकता आनी चाह रहे थे भारत की। 10 मई 1857 को मेरठ से खुला विद्रोह शुरू हो गया था, मेरठ से, ठीक है जी। और बख्त खां यहाँ पे उन्होंने इनका प्रभुत्व किया, नेतृत्व किया सैनिकों को, और इनको लेकर के मेरठ से सीधे कहां पर कूच कर दी थी, दिल्ली की तरफ चल दिए थे बख्त खां। कौन? बख्त खां मेरठ से, और दिल्ली तक के एरिया को अंग्रेज फ्री जोन बना दिया था। और पहले जो किसी भी बुजुर्ग से बात करें तो वो कहते थे कि हमारे घर में आके दुबक जाते थे अंग्रेज और भारत में मतलब काट रहे थे अंग्रेजों को। भारतीय मतलब पूरा मेरठ से लेकर दिल्ली तक का एरिया अंग्रेज फ्री जोन, मतलब एक भी अंग्रेज नहीं, सब काट दिए। दिल्ली, पूरी दिल्ली घेर ली और दिल्ली पर मतलब शासन किसका हो गया? भारतीय सैनिकों का, भारतीय सेना का शासन हो गया। और वहां पर जाकर लाल किले पर जाकर बहादुर शाह जफर के पास और उससे कहा कि हम तुम्हें अपना सुल्तान दोबारा से घोषित करते हैं और तुम सब राजाओं पर, सब देशी रियासतों पर पत्र भेजो। और बूढ़ा सुल्तान अपने हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसने सबको कहा कि ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं है, ये पूरे भारत का विद्रोह, हम इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। तो ये विद्रोह इस तरह शुरू हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी पत्नी थी, इसकी जो पत्नी थी बहादुर शाह की, ये अंग्रेजों के साथ मिल गई और ये इनके सारे सीक्रेट प्लान देने लगी। इनका जो विद्रोह था वो सिस्टमेटिक नहीं था कि बख्त खां लीडर था, उसके बाद में अगर बख्त खां मर जाए तो कौन होगा, मतलब कोई योजना बनाया हुआ नहीं था। इस वजह से भी ये फेल हुआ था। उसने बता दिया कि बख्त खां वहां पर जा रहा है, तो अंग्रेजों द्वारा मारा गया था। बख्त खां के मरने के बाद ही विद्रोह जो है थोड़ा मतलब कम हो गया और अंग्रेजों ने इस विद्रोह का बहुत बुरी तरीके से दमन भी किया। ये विद्रोह ऐसे हुआ जैसे कहीं कहीं बम फट रहे हो, पहले दिल्ली में फिर कानपुर में। एक तो इसका सिस्टमेटिकली नहीं था और एक साथ नहीं हुआ, कभी कहीं हो रहा। और अंग्रेजों ने जा के एक एक जगह जा करके अच्छी तरह से दमन किया वहां पर और इस विद्रोह को तब जाके दबाया था। लेकिन ये इतना भयानक विद्रोह था कि अंग्रेजों के जो है बिल्कुल जमीन हटा दी थी उनके पैरों के नीचे से, उन्हें वो जाने के लिए मजबूर हो गए थे बिल्कुल एकदम यहाँ से भागने के लिए। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि दिल्ली में विद्रोह किसने किया, मतलब विद्रोह के केंद्र में कौन था या नेता कौन था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन आता है। तो दिल्ली से हमने बताया बख्त खां मेरठ से दिल्ली आया था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर को सेनापति घोषित कर दिया, हमारा सम्राट बना लिया और कहा कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। तो दिल्ली से पूछा जाएगा, दिल्ली से 2 लीडर के नाम आएंगे, बहादुर शाह और बख्त खान। और यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी थे, 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो मेन लीडर थे, जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था, इस विद्रोह को दबाया था, वो थे निकोलसन एवं हडसन। यहाँ जीटीवी नगर में देखेंगे जो 2 लेन वाला रोड है उस पर लिखा हुआ है निकोलसन रोड और हडसन रोड लिखा हुआ उस पर। हडसन रोड ये उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पर है ये दिल्ली में। निकोलसन और हडसन ये दोनों इम्पोर्टेंट है, अंग्रेज अधिकारी जहाँ इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के याद रखने, निकोलसन एवं हडसन। और दिल्ली से बहादुर शाह और बख्त खां ने शुरू किया था। कानपुर से कौन था? नाना साहब, कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे। अब ये नाना साहब कौन है? हमने पढ़ा था मराठा साम्राज्य में अंतिम जो पेशवा थे वो थे बाजीराव सेकंड, पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था, उनके कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, मैंने बताया था उसमें। तो इनका जो दत्तक पुत्र था, मतलब दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था नाना साहब। धौंधू पंत बोलते थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया नाना साहब को, और क्या बोलते थे? धौंधू पंत। तो कानपुर से विद्रोह किसने? कानपुर यूपी में, वहां से विद्रोह किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। लखनऊ से विद्रोह किया था, लखनऊ तो फेवरेट है पूछने के लिए, बेगम हजरत महल ने।
बेगम हजरत महल का एक और क्वेश्चन आता है कि इनको क्या बोला था, महक परी बोला जाता था, इनका नाम था महक परी। बेगम हजरत महल लखनऊ से किया था इन्होंने। झांसी से आपको पता ही है, झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से, और ये तात्या टोपे यहाँ पर मतलब अंग्रेज एक एक जगह जा करके पहले दिल्ली को दबाया, दिल्ली का विद्रोह दबाया, पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में फिर कानपुर की तरफ बढ़े, वहाँ पे पिटाई की अच्छे से। उसके बाद में फिर लखनऊ, उसके बाद में लखनऊ में बेगम हजरत महल, महक परी बोलते थे इन्हें। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। झांसी का विद्रोह जो अंग्रेज जनरल था वो कौन था, ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने इसको दबाया था, झांसी के विद्रोह को रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने लड़ा था। चल रहा फोन। लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ह्यूरोज को हराया था इन्होंने, ह्यूरोज ने इनको हराया था। यहाँ पर बोला जाता है कि अंग्रेजों ने कहा था कि इस जो विद्रोह में 1857 के विद्रोह में सिर्फ एकमात्र पुरुष कौन थी, उनको बताया था रानी लक्ष्मीबाई। ये बहुत ही शौर्य से लड़ी थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, जो नाना साहब हरा दिए थे कानपुर से, उसके बाद में तात्या टोपे भाग करके उधर आ गए थे और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट करने लगे थे। ये सब यहाँ पर हरा दी, तात्या टोपे भाग गए थे। ये सारे के सारे कहाँ भाग गए थे, नेपाल भाग गए थे। सारे के सारे ये हार हार के कहाँ भाग जाते थे, नेपाल भाग जाते थे, क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र था उस टाइम पर। ह्यूरोज, रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे, इसका अंग्रेज जनरल ध्यान रखना है, ह्यूरोज, ह्यूरोज अंग्रेज जनरल ध्यान रखना, ठीक है। और बिहार से जो जगदीशपुर, बिहार से कौन कर रहे थे, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह विद्रोह जो कर रहे थे वो थे बाबू कुंवर सिंह, और ये कभी भी पराजित नहीं हुए थे अंग्रेजों से। बाबू कुंवर सिंह कभी भी पराजित नहीं हुए थे कुंवर सिंह। और इलाहाबाद से लियाकत अली थे और बरेली से खान बहादुर ने विद्रोह किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखने पूछे जाते हैं कि फलानी जगह से किसने किया था। अब हुआ क्या था, एक तो मेन कारण, इनके असफल होने के कारण देखते हैं हम। असफलता के कारण राष्ट्रीय एकता का अभाव था, सबसे बड़ा कारण तो यही था। क्योंकि यहाँ जो नाना साहब और तात्या टोपे लड़ रहे थे वो भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपना कानपुर बचाने के लिए लड़ रहे थे बस। यहाँ लखनऊ में बेगम हजरत महल से अंग्रेजी सेना लड़ रही थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कोई मतलब नहीं था बेगम हजरत महल मर रही है तो मर जाओ, उनको सिर्फ अपनी झांसी बचानी थी। मतलब यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, एकता नहीं थी। इस वजह से भी ये विद्रोह असफल हुआ। विद्रोह का सीमित स्वरूप था, राजनीति का भी अभाव था। इसका परिणाम क्या हुआ, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य सदा के लिए खत्म हो गया। इन्होंने बहादुर जो जफर था उसको और उसकी पत्नी को कहाँ भेज दिया था, रंगून। रंगून में उनकी कब्र है, रंगून में भेज दिया था उनको, और वहाँ पे उनकी कब्र भी है। तो आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री वगैरह म्यांमार जाते हैं, बर्मा जिसको पहले बोलते थे, तो वहाँ पर उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे 1857 स्वतंत्रता विद्रोह के क्या थे, नायक थे, इस वजह से। और मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो अंग्रेजों का शासन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, और अब जो इंग्लैंड में सरकार थी, महारानी विक्टोरिया की सरकार थी, वो शुरू हो गया था। महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ और उन्होंने एक पत्र लिखकर भेजा था कि अब कंपनी का शासन खत्म हो गया और हमारा शासन, हम मतलब खुद सरकार वहाँ से रूल बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। मतलब अब एक प्रकार से भारत की जो शक्ति थी वो कंपनी जो थी हमारी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की, उससे हटकर कहाँ पहुँच गई थी, इंग्लैंड की संसद में पहुँच गई थी। अब वहीं पर हमारे लिए कानून और सब कुछ बनने शुरू हुए थे। ये 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ये यहाँ पर दिल्ली में। इसको बोलते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र।